साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम कुछ अब समय हमारे पास कम है और कार्य ज़्यादा है, तो उसी स रेफ़रेंस में जिस तरीके से हम पुराने पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, उसी क्रम में आज मैंने जो टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है, वहाँ पे मैंने बहुत सारे मिक्सचर क्वेश्चन्स को उठाया है, ठीक है? और बेसिकली ये जो सारे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, वो आईसीएमआर 2019 के पेपर के क्वेश्चन को मैंने लिया है, ठीक है? तो कुछ ऐसे चीज़ों को लिया है, जिससे मैं उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकूँ और पढ़ा भी सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ये पहला क्वेश्चन है एग्ज़ाम्पल ऑफ द रूमिनेंट एनिमल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये ऐसे टर्म ही आपके लिए नए होंगे कि ये क्या होता है रूमिनेंट एनिमल। तो सबसे पहले हम रूमिनेंट एनिमल को समझ लेते हैं। ये बेसिकली आपको आराम से गूगल पे सर्च करने पर आराम से अवेलेबल हो जाएगा, वहीं से मैंने उठाया है। तो रूमिनेंट्स जो होते हैं ये आपके हर्बीवोरस मैमल्स में आते हैं। रूमिनेटा ये ऑर्डर होता है, सब ऑर्डर होता है। जो ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट को फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड बाय फर्मेंटिंग इट इन अ स्पेशलाइज्ड स्टमक। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, इनके पास स्पेशलाइज्ड स्टमक होता है। ये जो इनकी होती है, ये जो होता है, ये इनके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात होती है, जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो बिफोर डाइजेशन प्राइमरली बाय माइक्रोबियल एक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। दिस मेथड नोन एज ए फोर गट फर्मेंटेशन बोलते हैं, टेक्स प्लेस इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम अलाउ द फर्मेंटेड इंजेस्टा। Rumination is act of chewing the cud again to break down plant matter and facilitate digestion। बेसिकली ये क्या करते हैं, च्यूड अगेन मतलब उसको बहुत बार चबाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें बार-बार जो होता है वो डाइजेशन की तरफ वो मतलब होता रहे। ठीक है? तो ये रूमिनेंट्स के बारे में आपको मैंने समझा दिया है। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट फिगर मैंने और लगाया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे इन्होंने एनिमल्स पूछा था, तो ये कुछ एनिमल्स हैं रूमिनेंट एनिमल, जिसमें कैटल आ जाता है। कैटल में ही आपका ये सारे जानवर आ जाएँगे, ठीक है? काऊ वगैरह आ जाएँगे, शिप आपका होता है, गोट होता है, बफैलो होता है, डियर होता है, ठीक है? और इसके अलावा जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपका जिराफ हो जाता है और कैमल हो जाता है। तो ये नाम नोट करे रहिएगा, आगे से आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट रूमिनेंट्स का जब नाम आता है, तो वो उनका स्टमक से रिलेशन होता है। यहाँ पे कंपाउंड स्टमक इसको बोलते हैं, ठीक है? इसमें 4 डिफाइंड चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिसको आप कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, आगे याद रखिएगा। इसमें जो चैम्बर होता है वो आपका रुमेन, रेटिकुलम, ओमैसम और एबोमेसम, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, थोड़ा-सा ये लर्निंग वाली चीज़ें हैं। रुमेन जो होता है आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका फर्स्ट और लार्जेस्ट चैम्बर होता है, मेनली मीन्ड द स्टोरेज ऑफ द फूड। ये क्या करता है, फूड के स्टोरेज के लिए होता है। कैमल एंड डियर ओमैसम जो होता है एंड एब्सेंट होता है एंड वाटर सेल्स प्रोजेक्ट फ्रॉम रुमेन। तो ये याद रखना है, कैमल और डियर में आपका ओमैसम पार्ट नहीं होता है। ये सब इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, एट लीस्ट आप रुइमन को याद रखिएगा। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स प्लेस बाय फर्मेंटेशन यहाँ पे होता है विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोअन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। एबोमेसम को क्या कहते हैं, ट्रू स्टमक बोलते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आपको जो लेकर जाना है, कहने का मतलब है कि स्टमक में यहाँ पे कंपाउंड स्टमक देखने को मिलता है, 4 चैम्बर यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है? 4 चैम्बर यहाँ पे पाए जाते हैं, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम याद रखना है। जो आपका लार्जेस्ट चैम्बर होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका रुमेन होगा। कैमल और डियर में ओमैसम नहीं होगा। एबोमेसम को हम क्या बोलेंगे, ट्रू स्टमक बोलते हैं। ठीक है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है। ये स्टोरी याद रहेगी। इसके अलावा हमने इसको देखा कि ये सेलुलोज के डाइजेशन से रिलेटेड होता है, तो रुमेन एंड रेटिकुलम हैर्बोर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ यहाँ पे एनाएरोबिक, ये याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है। सेलुलेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जिनको रुमेनोकॉकस बोलते हैं। तो नाम में भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पे आप रुमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपको बैक्टीरिया मिलेगा, वो आपको कौन सा मिलेगा, रुमेनोकॉकस मिलेगा, जो कि सेलुलेज एंजाइम, आपको पता है ना कि जब आपको कोई एंजाइम को डिग्रेड करना होता है, जैसे मान लीजिए हमने पढ़े हैं लिपिड को डिग्रेड करना है, तो कौन सा एंजाइम चाहिए हमें, लाइपेज चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको सेलुलोज को डिग्रेड करना है, तो क्या चाहिए होगा, सेलुलेज एंजाइम चाहिए होगा। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, जो कि फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज की इंपॉर्टेंट होगा। सेलुलोज को सिंप्लीफाइड कर दिया जाएगा इनटू स्मॉल चैन फैटी एसिड्स में। तो खैर ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी यहाँ पे आपका फिगर बना हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह है। यहाँ पे जो चैम्बर आपको देखने को मिलता है, ये आपका रुमेन होता है, ठीक है? एबोमेसम जो मैंने आपको बता दिया, आपका ट्रू स्टमक हो गया। रेटिकुलम है, ओमेसम जो है वो आपका कैमल और डियर में नहीं है। इसके बाद ये स्टमक दिया हुआ था और यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है काऊ, ठीक है? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एन एग्जाम्पल ऑफ द रूमिनेंट एनिमल का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो काऊ होगा। बाकी अब आगे से हमने
इसके बारे में समझ लिया है, ठीक है? हालाँकि 2 बार से इन्होंने इस क्वेश्चन को नहीं रिपीट किया है मतलब 2020 में और 2021 में, ठीक है? तो शायद हो सकता है कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लें, तो हालाँकि इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गई ही होगी अब रूमिनेंट्स क्या होते हैं, बाकी इतनी बातों को याद रखिएगा, स्पेशलाइज़्ड स्टमक कह लीजिए, ठीक है? तो ये सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी, लिस्ट दे दी है, ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन जो था, ये आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने पूछा गया ड्रोसोफिला में सेक्स डिटरमाइंड कैसे होता है? तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ख़ैर ये आपका जीन जेनेटिक बैलेंस या एक्स अपॉन ए बैलेंस थ्योरी दी गई थी। हालाँकि यहाँ पे क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता है। तो हो सकता है आगे से आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई क्रोमोसोम का रोल नहीं होता है ड्रोसोफिला में, याद रखिएगा। इसके लिए जो थ्योरी दी गई वो सीबी ब्रिज नाम के एक साइंटिस्ट थे। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा शायद ये लाइट आपको दिख रहा होगा बट चूँकि मैंने बुक से इसको पेस्ट किया हुआ है, ठीक है? फ़ोटो क्लिक करके थोड़ी-सी समस्या होगी बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप इसको समझते जाइए, ठीक है? अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने क्या बताया वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता है ड्रोसोफिला में एंड इज़ द रेशियो कैसे हम डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ द एक्स क्रोमोसोम एंड सेट ऑफ द ऑटोसोम। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया था। पहली बात तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का रोल नहीं है तो इसको काट दीजिए। वेदर द एग इज ए फर्टिलाइज्ड और डेवलप पार्थिनोजेनेटिकली, तो ये भी नहीं आंसर होगा क्योंकि अगर आपको मैंने बता दिया है पार्थिनोजेनेटिकली कहाँ हो रही थी, पार्थिनोजेनेसिस हनी बी में हो रही थी। तो जैसे ही ये नाम याद आया आपको याद आना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन आपके कट गए। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे 2 ऑप्शन में बहुत तगड़ा घुमाया है, द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द पेयर ऑफ ऑटोसोम। तो यहाँ पे पेयर ऑफ ऑटोसोम नहीं होता है, सेट ऑफ ऑटोसोम होता है, मतलब कितने ऑटोसोम होते हैं। ठीक है? तो ये मैंने कहीं से उठाया हुआ है क्वेश्चन है जहाँ पे जिसने मतलब कह सकते हैं कि जो यहाँ पे इन्होंने आंसर भी गलत बताया हुआ है, 2 पर इन्होंने टिक किया है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका सेट ऑफ द ऑटोसोम पे डिपेंड करेगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं जो चूँकि आपको पता है कि हम यहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ें बताते हैं, तो कुछ ये रेशियो होते हैं मतलब जैसे आप डिसाइड करेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे 3 एक्स क्रोमोसोम है और 2 आपके ऑटोसोम है, तो 3/2 करेंगे तो ये आपका 1.5 आ जाएगा। यहाँ पे जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर वैल्यू 1 आती है, तो वो फीमेल बनता है। ठीक है, अगर डिवाइड करने पे वैल्यू कम आएगी तो वो आपका 0.5 क्या बनेगा? मेल बनेगा। याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे? ऑब्वियस सी बात है फीमेल जो होती हैं मतलब उनको आप ज़्यादा ही आँकिए, ठीक है? उनको हल्के में मत लीजिए तो 1 नंबर फीमेल को दे दीजिए और मेल जो होगा वो छोटे में ही संतुष्ट रहेगा 0.5 में ही, ठीक है? मतलब ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो आपको याद रखना है, इसमें जब वैल्यू 1 से ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है? तब वो सुपर फीमेल हो जाएगी, ठीक है? अगर ये 1 से ज़्यादा वैल्यू जब होगी, ठीक है? वैल्यू जो होगी वो 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है? सॉरी इस तरीके से इसको लिखेंगे, 1 से ज़्यादा वैल्यू जब होगी, तब ये आपका क्या हो जाएगी सुपर फीमेल बनेगा, ठीक है? और जब वैल्यू 0.5 से बिलो जाएगी, ठीक है? तब ये क्या हो जाएगा सॉरी तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका सुपर मेल होगा, ठीक है? इसको याद रखिएगा, ठीक है? और जो इंटरसेक्स होंगे जब बिलो 1 एंड अबव 0.5 होगा तब आपका इंटरसेक्स बनेगा, ठीक है? तो कुल मिला के ये स्टोरी मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है? तो ड्रोसोफिला में नेक्स्ट टाइम आपको जो याद रखना है, वो आपको याद रखना है कि वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है? इसको हमेशा याद रखिएगा, वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है। इसको देने वाले साइंटिस्ट सीबी ब्रिज हैं, ठीक है? एक्स अपॉन ए थ्योरी होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने डिज़ाइन किया था, ठीक है? काफ़ी स्टारिंग क्वेश्चन मैं इसको दूँगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे मतलब इन्होंने लाइन सेट किया था कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। पेयर ऑफ ऑटोसोम नहीं होता है, सेट ऑफ ऑटोसोम होता है। तो इसको आप याद रखेंगे जो कि यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है? तो ड रेशियो क्या होगा बिटवीन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड द सेट ऑफ ऑटोसोम। बाकी ये वैल्यू अगर आपसे पूछते हैं तो आपसे 1 आपने जब भी इसको लिखिएगा 1 लिख लीजिएगा, 0.5 लिख लीजिएगा। एक तरफ ऐसे मेल लिख लीजिएगा, एक फीमेल लिख लीजिएगा। आप खुद ही सोच लीजिएगा कि 1 किसको देना है आपको। तो आप खुद ही 1 जो होगा वो आप फीमेल को दे देंगे। इसके बाद जब 1 से ज़्यादा होगी तो वो सुपर फीमेल होगा, 0.5 से कम होगा तो सुपर मेल हो जाएगा और उसके बीच में इंटरलाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा इंटरसेक्स हो जाएगा। तो ये टॉपिक भी मैंने आपको कवर कर दिया, बाकी ऑप्शन में भी अगर आपको देखना होगा तो पार्थिनोजेनेसिस कहाँ हो रहा था, हनी बी में हो रहा था जो कि मैंने पिछले पार्ट में आपको कवर कर दिया है। ठीक है?
तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये बेसिकली आपका इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। पूछा गया ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज़ बुक किसने लिखी है? तो जब भी आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो ये मैंने कुछ बुक्स के नाम लगा दिए हैं, इसको आप रट लीजिएगा, हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सके। ठीक है? तो सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, एम्बेडोसील्स एक व्यक्ति हैं जिनको फादर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ई से इवोल्यूशन और ई से ये स्पेलिंग में सबसे पहले ई आ रहा है, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा। बाकी जो ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कुछ टिक कर रहा हूँ, जैसे ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज डार्विन साहब ने लिखा था, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन ने लिखा था। ठीक है, ये याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन साहब को याद रखिएगा। और इसके अलावा जो आपको याद रखना है, प्लेनेट याद रखिएगा, यूरे ने लिखा है। और कॉज ऑफ इवोल्यूशन जो है वो हार्डन साहब ने लिखा था। और फिलोसफिक जूलॉजिक जो था वो लैमार्क ने लिखा था। ठीक है, बाकी नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, बट आप उनको थोड़ा सा मतलब साइड में कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो डार्विन साहब कितने इंपॉर्टेंट है, लैमार्क साहब कितने इंपॉर्टेंट है, ओपेरिन ने भी उसमें बहुत हेल्प किया है। ठीक है, तो इतने नाम को आप याद रखिएगा। और इसके अलावा फादर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि आपको पता है कि हर ब्रांच के एक फादर होते हैं, तो उसमें जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे। तो फादर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन जो है, वो आपको क्या याद रखना है, वो आपको चार्ल्स डार्विन को याद रखना है। बाकी इसके अलावा जो यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, लैमार्क को आपको पता ही है, यूज एंड डिसयूज थ्योरी दिया था, जिसको बाद में डार्विन ने उसको गलत साबित किया, या उसके अलावा उन्होंने अपनी रिप्लेसमेंट थ्योरी दिया। ठीक है, इसके अलावा आपके ह्यूगो डिवराइस जो थे, उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया। मेंडल साहब को आपको पता ही है कि जेनेटिक्स से रिलेटेड थे। तो इन जो साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, इनको आप थोड़ा डिटेल में जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी ये बुक्स के नाम याद रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन, जैसे कि ये आपको पता है थायराइड हार्मोन एक्ट थ्रो, तो जो कि मैं आपको सेल सिग्नलिंग में आप मेरे जाके पढ़ेंगे, तो अगर मैंने जितने भी लेक्चर अपलोड किए हैं उसमें कहीं न कहीं मैं ये चिल्लाता रहता हूँ कि थायराइड हार्मोन जो होता है, उसका रिसेप्टर जो होता है वो न्यूक्लियस में रिसेप्टर पाया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने डिराइव किया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों ने साइटोसोलिक रिसेप्टर सोचा था, मतलब सेल्स के अंदर होगा तो साइटोसोल में रिसेप्टर हो, बट ऐसा नहीं होता है। ये एक्सेप्शन केस है जहाँ पे थायराइड का जो अ, आपका होता है, वो आपका कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है? और बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है, पी फॉर प्लाज़्मा मेम्ब्रेन, पी फॉर प्रोटीन। प्लाज़्मा मेम्ब्रेन पर किसके होंगे? प्रोटीन के होंगे। और साइटोसोलिक में जो आपके स्टेरॉइड होंगे, मतलब जो नीचे जा सकेंगे डिसॉल्व होके प्लाज़्मा मेम्ब्रेन में, वो क्या होंगे? आपके साइटोसोलिक रिसेप्टर होंगे। तो ये बात को हमने देख लिया। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा इन्होंने डिराइव किया था, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट एंजाइम? ठीक है, तो एंजाइम्स के बारे में क्या बात सही है? तो आप इसको पढ़िए, एंजाइम्स आर विटामिन्स, तो विटामिन का तो कोई लेना-देना नहीं होता है। ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, ऐसा भी नहीं है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था? जैसे आप पढ़ते हैं कि एंजाइम्स, तो ये बात सही है कि ऑल एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, बट जो कि रिसेंट में आपको पता ही होगा कि जो आपके कुछ आरएनए कंटेनिंग एंजाइम्स भी डिस्कवर हुए हैं। याद है ना ये स्टेटमेंट? आरएनए कंटेनिंग एंजाइम्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, जिसमें से सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है आपका राइबोजाइम है। तो जब अगर आरएनए भी जो होता है वो कैटालिटिक और एंजाइम के तरीके कार्य कर रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन? तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो मतलब ये जिस बच्चे ने टिक किया है, इसने ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन टिक किया है, तो ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। तो इसको याद रखिएगा। क्यों नहीं प्रोटीन है? क्यों नहीं प्रोटीन है? क्योंकि क्या है, बहुत सारे यहाँ पे आपको कुछ आरएनए कंटेनिंग एंजाइम्स भी देखने को मिले हैं, जिसमें राइबोजाइम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फाइलम की जब भी बात आएगी, तो आप आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो वहीं से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, नेम द फाइलम दैट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा स्पीसीज जो है वो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा स्पीसीज जो है वो आर्थ्रोपोडा में है। ठीक है, इसको लार्जेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और मोलस्का जो होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट होता है फाइलम जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे ये तो ये तरीका हो गया। फिर इसके बाद आर्थ्रोपोडा में सबसे लार्जेस्ट है, और इसमें जो सबसे आपके क्लास अगर आपसे पूछा जाएगा, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा है वो इंसेक्टा क्लास है। ठीक है? इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सबसे मैक्सिमम मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर काइटिन की एक्सोस्केलेटन होती है। ये वाली स्टोरी भी यहीं पर आ जाती है। काइटिन की एक्सोस्केलेटन होती है।
बेसिकली ये पूरे आर्थ्रोपोडा पर अप्लाई होता है और यही जो होता है इनके सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बता दी है। बाकी मोलस्का के बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, रिकाइनोडर्मेटा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया जो कि बायोकेमिस्ट्री एंजाइम से रिलेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन इज आल्सो कॉल्ड एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। तो ये भी मैंने आपको जब बायोसिंथेटिक पाथवे बताया था, जहां पे मैं बहुत सारी चीजों को कवर किया हूँ, वहां पे मैं रेगुलेशन वगैरह को जब मैं बता रहा था तो मैंने इसकी भी जिक्र आया था। तो जब भी कोई एंड प्रोडक्ट, मान लीजिए कि एक्स से लेकर मान लीजिए कि कोई जेड बना, ठीक है, उसका इसमें जो आपका पहला एंजाइम होगा, मान लीजिए कि ये वाई है, तो जो ये आपका एंड प्रोडक्ट होगा ये वाई को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक इनिबिशन बोलते हैं, जो यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बाकी कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव ये सब पढ़ लीजिएगा कि इस कंडीशन में क्या होता है, केएम पर क्या इफेक्ट आएगा, वीमैक्स पे क्या इफेक्ट आएगा, और एक और चीज होता है आपका अनकॉम्पिटेटिव। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समय का अभाव है तो मैं इस टॉपिक को नहीं कवर कर पाया हूँ, लेकिन ये आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां के बिना एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, आप कोई भी पेपर देने जाओगे, इससे तो उनको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो खैर इसको थोड़ा सा आप देख कर जाइएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है जिसको मैं स्टार लगा देता हूं। इन्होंने पूछा, इन इंसुलिन इंक्रीजेस एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन द लीवर सेल बाय इंक्रीजिंग रेट। तो सबसे पहली बात है, ये आपको क्वेश्चन मिला, मान लीजिए आपने इसके आंसर्स को टैकल किया, तो यहाँ पे पूछा, एक ऑप्शन में दे रहा है एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस विच यूटिलाइज ग्लूकोज फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट दैट डिक्रीजिंग द फ्री ग्लूकोज। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सोडियम पोटेशियम पंप की एक अलग स्टोरी होती है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका कट गया। इसके बाद यहाँ पे एक सबसे बढ़िया दिया था कि जो आपको पता होगा कि जो जितने भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं उनके लिए ग्लूट ट्रांसपोर्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, नंबर ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यानी कि ग्लूट 4 ऑन द हिपेटोसाइट इंक्रीज हो जाएंगे। बात तो उन्होंने सब कुछ सही बोली, लेकिन इन्होंने क्या गलती किया कि ग्लूट 4 बोल दिया। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने चार्ट लगाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, कभी आपने पढ़ा होगा तो इसको लर्न कर लीजिएगा। ग्लूट 4 जो होता है वो आपका, याद रखिएगा, मसल हर्ट एडिपोज टिश्यू में है, वो लीवर में नहीं है। ठीक है, तो जब लीवर में नहीं है तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि ग्लूट 2 यहाँ पे कार्य करता है, लीवर के लिए क्या होता है, ग्लूट 2 होता है। तो यानी कि जो आपकी पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स होती हैं वो सब में ग्लूट 2 होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का यहाँ पे नहीं मेन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोकाइनेज को इंक्रीज किया जाएगा, विच डिक्रीज इंट्रासेलुलर फ्री ग्लूकोज, दस प्रमोटिंग डिफ्यूजन के माध्यम से सेल्स में इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो खैर ये इतनी इंफॉर्मेशन है। अभी इसके डिटेल में जाओगे क्या पता थोड़ा सा बाउंस भी कर रहा हो, बट चूंकि मैंने इस टॉपिक को डिटेल में नहीं कवर किया है आपके साथ, तो आपको भी समझने में समस्या होगी। बट एक मोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि ग्लूट चार्ट से रिलेटेड था, जो मुझे आपको बताना था, तो इसको याद रख लीजिएगा एटलीस्ट। ठीक है, और बाकी कैसे टैकल करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि सोडियम पोटेशियम पर तो निशान ही नहीं लगाना है। ग्लूट 4 पे यहाँ पे इन्होंने बोल दिया, जिस वजह से गलत हो गया। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को यहाँ पे नहीं, ऐसा है कि आप उसके ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को बढ़ा दोगे, फैक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन द हिपेटोसाइट, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी ये याद रखिएगा, इसमें कुछ चीजें आप याद रखिएगा, ग्लूट 2 याद रखिएगा, ग्लूट 4 याद रखिएगा। ग्लूट 3 जो होता है वो आपका न्यूरोनल न्यूरल सेल्स में पाई जाती हैं, ये सारी चीजें हैं, ये सब भी देख लीजिएगा। ग्लूट 5 जो होता है वो आपका फ्रक्टोज के ट्रांसपोर्टर के लिए होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और बाकी तो हमारी ट्रिक तो हर जगह काम आ रही है। ग्लूट 5 अगर याद करना है तो कैसे याद करोगे, एफ से 5 लिख लेना और एफ से फ्रक्टोज लिख लेना। ठीक है, तो ये इसका तो काम तमाम हो गया। ग्लूट 4 यहाँ की कहानी से शिक्षा ले लो कि इन्होंने ग्लूट 4 बोला था, तो ग्लूट 4 लीवर में होता नहीं है, होता क्या है, ग्लूट 2 होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। बाकी इस चार्ट को याद रखिएगा, और ये बहुत शानदार क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल कोडॉन चेंज टू द स्टॉप कोडॉन इन विच टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो ये आप मेरा सिकल सेल एनीमिया का लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने इस सब चीज को एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा वहां पे वो पुराने टाइम का वीडियो है, जहाँ पे थोड़ी शायद हो सकता है कि आवाज धीमी आ रही हो, बट यार पढ़ने के लिए अब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहां पे मैंने इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया था। तो जब आपका स्टॉप कोडॉन बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जब ये स्टॉप कोडॉन के में चेंज हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, तो ये जो म्यूटेशन होता है ये आपका नॉनसेंस म्यूटेशन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और मिस सेंस म्यूटेशन अगर आपसे पूछा जाए तो मतलब क्या होता है,
मिससेंस म्यूटेशन आपका सिकल सेल अनीमिया में होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई रखी हैं, हालाँकि क्या होता है जब नॉनसेंस हो गया मतलब स्टॉप कोडॉन हो गया मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी ही नहीं, ठीक है? तो आप गुस्से में क्या कहोगे? नॉनसेंस ही तो बोलोगे, क्या नॉनसेंस वाली हरकत कर दिया, ठीक है? तो उस तरीके से याद रखिएगा यहाँ पे नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ, मिससेंस में क्या होता है कि वो प्रोटीन तो होगा लेकिन अब वो दूसरी सिंथेसिस होगी, ठीक है? तो ये वो वाली स्टोरी हो जाती है और सेंस म्यूटेशन आपको ये सारी चीज़ें उस लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको जाके आप पढ़ लीजिएगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद जेनेटिक कोडॉन का भी लेक्चर अवेलेबल है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, वहाँ से ही एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने ये सब टॉपिक्स को पहले कवर कर दिया था, इसीलिए कवर कर दिया था और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जेनेटिक कोडॉन को लेकर? तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कोडॉन जो होते हैं वो हमेशा ट्रिपलेट में पाए जाते हैं, जैसे याद आ गया ना यूयूयू, यूएसी या मान लो कुछ भी ऐसे जो भी होता है या जीयूजी आपका, ठीक है? ये सारी चीज़ें याद आनी चाहिए। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं ट्रिपलेट नेचर में होते हैं जो कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ये बात ट्रू हो गई। ए स्पेसिफिक फर्स्ट कोडॉन इन द सीक्वेंस स्टेबलाइज द रीडिंग फ्रेम, ये भी बात आपको सही है। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स आर रीड इन अ सीक्वेंस नॉन ओवरलैपिंग फैशन, तो ये भी सही है। आप एक सीक्वेंस में उसको रीड करोगे, ऐसे नहीं कि यूयूजी फिर आपने छोड़ दिया, इस तरीके से नहीं। इसके बाद जो इसमें गलत गलत ऑप्शन दिया था वो क्या था, ए कोडॉन स्पेसिफाई मोर देन 1 अमाइनो एसिड, तो ऐसा नहीं होता है, मोर देन 1 अमाइनो एसिड को एक कोडॉन नहीं कोड करता है, ठीक है? एक जो आपके अमाइनो एसिड होते हैं वो मोर देन 1 कोडॉन से कोड होते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको पता होगा सीरीन जो होता है इसके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोडॉन से जो कोड होने वाले अमाइनो एसिड हैं, वो आपका सीरीन है, शायद इसका 6 होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है? तो ये क्या बात हुई कि जो आपका अमाइनो एसिड है वो मोर दैन 1 कोडॉन से कोड हो रहा है, ठीक है? कोडॉन जो है वो मोर दैन 1 अमाइनो एसिड को नहीं कोड कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका फ़ाल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखिएगा, ठीक है? इसको पढ़ लीजिएगा और इसको पूरे चीज़ों को याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई। इसके बाद ये आपका आरडीटी से क्वेश्चन पूछा गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जहाँ पूछा गया कि द अपटेक ऑफ एक्सटर्नल डीएनए इनटू द बैक्टीरिया सेल इज फैसिलिटेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये मैंने यहाँ पे फिगर लगाया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड को यूज किया जाता है, मतलब फॉरेन डीएनए को आपके सेल्स के अंदर में ले जाने के लिए। उसमें क्या करना होता है, रिसिपिएंट सेल्स को सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाना होता है, मतलब उसको एक तरीके से ताकि वो रिसीव कर सके, ताकि वो डीएनए को टेक कर सके। अब आपको पता है डीएनए क्या है, आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरिया सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट, उसको बनाया जाएगा। दिस इज डन बाय द ट्रीटिंग देम विद ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाईवैलेंट कटायन, जैसे कि आपका कैल्शियम होता है, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कैल्शियम तो आपको यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको डाईवैलेंट कैटायन भी दे दे तो समझ जाएँगे ना कि डाइवैलेंट का मतलब ये +2 जो लगा है और कैटायन का मतलब क्या हो गया भाई? कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से आप दूसरे भाषा में डाइवैलेंट कैटायन भी बोल सकते हैं, जो कि आपका कैल्शियम हो सकता है, व्हिच इंक्रीज़ेस द एफिशिएंसी विथ व्हिच डीएनए एंटर द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल, राइट? पॉसिबली कैल्शियम क्लोराइड इसमें यूज़ किया जाता है, यही चीज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो कि डीएनए टू प्रेसिपिटेट आउट ऑन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल और इट में इम्प्रूव डीएनए बाइंडिंग, समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पे स्टोरी थी जो कि डाइवैलेंट कैटायन या कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। बाकी थोड़ी बहुत अगर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी होती तो आपको ये सारी चीजें याद आ जाएंगी और शायद आप ट्रेस भी कर लोगे। प्लाज्मिड जो मैंने आपको बता रखा है, हमेशा याद रखिएगा क्लोज सर्कुलर डीएनए वगैरह जो होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसकी अपनी स्टोरी है, वेक्टर के तरीके काम करता है। एंडोन्यूक्लियस जो होता है ये आपका कट मारने के लिए होता है, ठीक है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस याद रखिएगा, पूरा चीज़ पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पॉलीमरेज़ भी आपको पता है 1, 2, 3 इस तरीके से आपके पॉलीमरेज़ थे, तो उन चीज़ों को भी आप पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और बाकी इस चीज़ का तो मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्वड इन द इनहेरिटेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग दीज़, ठीक है? तो ये जो होते हैं बेसिकली यहाँ पे, हालाँकि ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो आपका स्किन कलर होता है, जो कि इसका बेसिकली जब आपके बहुत सारे जीन किसी एक
मतलब कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ऐसे इनहेरिटेंस को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा याद आ रहा होगा आपको। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल होता है, ये आपका स्किन कलर ऑफ मैन होता है। इसमें क्या है, द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन, जब आपको पता ही होगा, पिगमेंट ऑफ द स्किन डिटरमाइन द स्किन कलर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये डिटरमाइंड हो गया कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्किन कलर जो होता है वो कौन से पिगमेंट पे डिपेंड करता है, तो आपका मेलानिन पिगमेंट होता है। द अमाउंट ऑफ मेलानिन डेवलपिंग इन द इंडिविजुअल डिटरमाइंड बाय 3 पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, समझ रहे हैं? या 2 भी कुछ लोग बोलते हैं, बट ये 3 पेयर, ठीक है? अब ये 3 पेयर है और एग्जाम में मान लो 1, 2, 3, 5, 6 दे दिया, तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? नहीं छोड़ेंगे। 3 पेयर का मतलब क्या होगा? 3 इंटू 2 यानी कि 6 जीन्स से कोड हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये बुद्धि लगाना सीख लेना कॉमन तरीके से कैसे वहां पे टैकल करना है। दीज जीन आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकाई पर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ डी मतलब मेलानिन के लिए होते हैं। द इफेक्ट ऑफ ऑल द जीन इज एडेटिव इफेक्ट होता है, मतलब ये ऐड करके अपना एक पर्टिकुलर इफेक्ट देते हैं। द अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोड्यूस ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, ठीक है? तो ये इस तरीके से ये आपको दिया गया था। इसको 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन जो होते हैं वो कोड करते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का मैं एक चीज और भी आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन जब फाइनल आंसर की आई थी आईसीएमआर की, ठीक है, फाइनल आंसर की जब आई, तो उन्होंने, मुझे नहीं पता कि क्या मसला था, इन्होंने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, मतलब जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उसको सबको बोनस नंबर दे दिया था, ठीक है? तो ये चीज था इस क्वेश्चन के साथ। हालांकि क्या उनके दिमाग में आया, क्या इसके साथ चैलेंज किया गया, ठीक है, अब तो इतना तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो खैर जो भी स्टोरी थी, बट इसका जो स्किन कलर था वो इसका करेक्ट आंसर था। बट ठीक है, जो भी उनको चीजें मिली होंगी, तो यहाँ पे पहले हम स्किन कलर की बात कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये विजिबल नहीं होगा, बट यहाँ तक बात पहुंची है तो हम थोड़ा सा चीज आपको और बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इस तरीके से जो भी आपका ये पूरा कहानी होती है, क्रॉस कराओगे जिस तरीके से मैंने आपको बता रखा है, तो इस तरीके से बहुत लंबा चौड़ा क्रॉस बनता है, जिसका फिनोटाइप आता है 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 का रेशियो आता है। तो जब आप इसको ग्राफ के प्लॉट में करते हो ना, तो ये आपका एक बेल शेप्ड ग्राफ आता है। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे चीजों का ग्राफ कैसा आएगा, तो ये आपका बेल शेप्ड ग्राफ आएगा, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें जो आपके जो कौन सी मतलब इंटरमीडिएट वाले जो आपके मतलब कलर वाले व्यक्ति थे, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। हालांकि कभी आप जाके इसको बड़ी बुक्स में देखेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? मतलब कुछ व्यक्ति जो थे वो वेरी डार्क थे, कुछ फेरी डार्क थे, कुछ इंटरमीडिएट कलर के थे। तो जो इंटरमीडिएट कलर के थे उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी। तो इसको एग्जाम में याद रखिएगा, इंटरमीडिएट वालों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, राइट? और उसके अलावा ये जो ग्राफ आपको मिलता है, ये आपको बेल शेप्ड का ग्राफ मिलता है, और ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपका कलर ब्लाइंडनेस आप जानते ही हैं, जो कि आपका एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर था। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया का पूरा लेक्चर बना हुआ है, और फेनाइल कीटोन्यूरिया, अब ये क्या होता है, जो कि मैंने थोड़ा बहुत आपको बीच में एक्सप्लेन किया होगा, बस इसको फिर से समझ लीजिए। तो ये जो होता है, ये आपका इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में एरर होता है, जिसको ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है? अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। उस दिन का मैंने आपको चार्ट बताया था कि डोमिनेंट आपके कुछ होते हैं, बाकी मोस्टली जो होते हैं वो आपके ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, राइट? तो ये बात याद रखिएगा। द अफेक्टेड इंडिविजुअल में क्या होता है, एक लीवर का एंजाइम होता है जिसको फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज बोलते हैं, जो कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड को फेनाइल एलानिन को टायरोसिन में। मतलब क्या होता है, फेनाइल एलानिन जो होता है और टायरोसिन, इसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेम होता है, बस टायरोसिन में क्या होता है, OH ग्रुप लगा होता है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे नहीं होता है। तो इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो आपका फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज चाहिए होता है, जो वाटर वगैरह से OH को यहाँ पे लगा देता है। बट यहाँ पे ये एंजाइम नहीं होगा, जिससे क्या होगा, फेनाइल एलानिन जो होता है वो एक्युमुलेटेड होता जाता है और कन्वर्ट हो जाता है फेनाइल पायरुविक एसिड में और अदर डेरिवेटिव में। एक्युमुलेशन ऑफ दिस इन ब्रेन में होता है, रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। और ये जो होता है आपका एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन से एक्सक्रीट होता है, बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। तो ये आपको याद रखना है। फेनाइल कीटोन्यूरिया यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके बारे में केवल इतनी बातें याद रखिएगा। फेनाइल कीटोन्यूरिया नाम में ही कह रहा है कि फेनाइल एलानिन, तो यानी कि फेनाइल एलानिन अमाइनो एसिड का रिलेशन है, ठीक है? इसके अलावा सारे अमाइनो एसिड का आपको वन वर्ड सिंबल याद हो जाना चाहिए, ठीक है? ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? वन अल्फाबेट सिंबल जो भी होता है, ठीक है, इसको आपके टिप्स पर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म था, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है?
जो चीज आपको याद रखनी है वो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑटोसोमल रिसेसिव, कौन सा एंजाइम लैग था, फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज था, एक्युमुलेशन किसका हुआ, फेनाइलएलानिन का हुआ, ब्रेन से इसका रिलेशन है, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, राइट। फिर इसके बाद ये आपका बेल शेप्ड वाला जो था, इसके बाद एक क्वेश्चन जो मैं आपको बार 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 बॉडी निकालने के लिए बताता रहता हूँ जब भी मैंने कोई भी आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वगैरह आया था, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको बताया है कि बार बॉडी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, क्या करेंगे, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इन अ फीमेल विथ सेक्स क्रोमोसोम ट्रिपल एक्स दिया है तो हाउ मैनी बॉर बॉडी इसके बॉडी में पाए जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये अलग स्टोरी है, बस सिंपल सी बात याद रखिए कैसे हम निकालेंगे। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3 है, बार बॉडी के लिए एक माइनस कर देंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ऐसे पूछ लिया है, हो सकता है कि आपसे नेक्स्ट टाइम पूछ ले, जो मैं आपको बार-बार एग्जांपल देता हूँ, एक्स एक्स वाई, जो कि आपका क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। पूछेगा इसमें कितने बार बॉडी है, तो इसमें एक बार बॉडी है, दो में से एक घटा दोगे, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम दे दिया, कहा अब बताओ कितने बार बॉडी है, तो यानी कि वन माइनस वन करोगे तो कोई बार बॉडी नहीं है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ से लेते जाइए, अगर कोई सेल्स दिया और कहा कि किसमें बार बॉडी होने की संभावना है, ठीक है, तो ये आपकी एक सेल होती है जिसको आप न्यूट्रोफिल्स बोलते हो, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इसमें बार बॉडी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो भी होता है इसको बस इतनी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, अगर फंस गया तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद कॉमन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन की जो बात आएगी वो आपका सिकल सेल एनीमिया, इस लेक्चर में मैंने आपको बार बार बताया है, इसको देख कर जाइएगा, ठीक है। इसको पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा ये मिस सेंस म्यूटेशन का भी एग्जांपल है, ठीक है, मिस सेंस म्यूटेशन का भी एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस आपको पता है, डाउन सिंड्रोम जो आपका ट्राइसोमी से होता है, 21st क्रोमोसोम से रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक थैलेसीमिया दिया है जिसके बारे में हमने आपको नहीं बताया है, तो हम इसको समझ लेते हैं। ये थैलेसीमिया क्या डिजीज है, तो थैलेसीमिया जो होता है ये आपका रेसेसिव ऑटोसोमल, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट मैंने आपको क्या बताया था, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी बताया था। जो खुद बोल रहा था उसके नाम में डिस्ट्रॉफी लगा हुआ था, तो वो खुद बोल रहा था कि मैं डोमिनेंट हूँ, ठीक है, डी से। बाकी क्या होती हैं आपकी मोस्टली, मतलब मैं मोस्टली बता रहा हूँ, आपकी रेसेसिव होती हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गई, म्यूटेशन ऑफ डिलीशन ऑफ रेसेसिव ऑटोसोमल जीन में होता है। ये क्या होता है, ये आपका ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड इन द आरबीसी। जैसे आपको पता है आरबीसी में क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन होगा, हीम क्या होता है, पोरफायरिन होता है, इसका पूरा चैप्टर अवेलेबल है, ठीक है। ग्लोबिन जो होता है ये आपका प्रोटीन पार्ट है, तो अगर इस ग्लोबिन पार्ट में म्यूटेशन हो रहा है, राइट, तब जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो आपका क्या है, थैलीसीमिया है, ठीक है। इसके बाद एब्सेंस और रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन रिजल्ट इन एक्सेस ऑफ द अदर इन दिस सिचुएशन फ्री ग्लोबिन चेन, जो कि आपकी इनसॉल्युबल होती हैं, एक्युमुलेट हो जाएंगी रेड सेल्स में एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट विच डैमेज द सेल, जबकि सेल लाइसिस करेंगी, और जिससे क्या हो जाता है, आपकी एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी बॉडी में आरबीसी नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो एनीमिया तो होगा ही, और क्या होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देयर आर टू टाइप ऑफ थैलेसीमिया होता है जिसमें अल्फा या बीटा चेन डिफेक्टिव हो जाते हैं, ये आपका मेडिटेरियन पॉपुलेशन में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए था। इसके अलावा थैलेसीमिया आपका 3 टाइप का होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, जाके गूगल पे पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है, अल्फा याद रखिएगा, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 16 पर डिलीशन हो जाता है, शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। बाकी ये क्रोमोसोम की नेमिंग कैसे करते हैं वो सब भी याद रखिएगा, जो ये पी क्यू वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो डिलीशन क्रोमोसोम होता है शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 16, और जो आपका बीटा थैलीसीमिया होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर 11 पर होता है। तो ऐसे क्रोमोसोम से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने आपको एमएचसी बता रखा है, एमएचसी जो था वो आपका क्रोमोसोम नंबर 6 की स्टोरी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा गया, जो कि मैंने आपको कोलेजन का जो मैंने एक चैप्टर आपको पढ़ाया, क्यों पढ़ाया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेजन फाइबर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका फाइब्रोब्लास्ट होगा। अगर आप दुनियादारी नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा बहुत भी अगर आप बायोलॉजी पढ़े हैं तो मैक्रोफाज फाइगोसिटिक सेल्स थी, तुरंत याद आना ही चाहिए, ट्रेस कर लोगे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थी, और क्या था,
एचआईवी में यही क्या कर रही थी, फैक्ट्री का काम कर रही थी जहां पे मैक्रोफाज डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, मतलब ये बहुत सारे वायरस को प्रोड्यूस कर रही थी। मास्ट सेल जो कि आपका हिस्टामाइन रिलीज करा रहा था एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए हो गया, राइट। तो और इसके अलावा एडिपोसाइट जो कि आपकी फैट वाली सेल्स हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेस कर सकते थे। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नोन टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। तो सेल स्ट्रक्चर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। याद आई स्टोरी? नहीं याद आई तो आप ऐसे भी ट्रेस कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया। एक बात तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो ये तो एटीपी वगैरह प्रोड्यूस कर रहा था। न्यूक्लियस आपका कंट्रोल सेंटर था, बाकी कार्य ये कर रहा था, ठीक है। राइबोसोम आपका क्या कर रहा था, प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व था, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आपको ट्रेस करना है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मीडिया वुड यू एक्सपेक्ट टू रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ हाई लेवल ऑफ एमआरएनए फॉर द एंजाइम ऑफ ई कोलाई लैकोपेरॉन। तो हालांकि मैंने आपको लैकोपेरॉन नहीं पढ़ाया है, बट मुझे उम्मीद है कि आपने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो कैसे आंसर ट्रेस करते हैं वो देखो। तो सबसे पहले कह रहा है कि क्या कंडीशन होगी कि जब हाई लेवल ऑफ एमआरएनए बनेगा, लैकोपेरॉन मतलब एक्सप्रेस होगा। तो सिंपल सा एग्जांपल है, अगर जैसे कि ये क्या होता है, लैकोपेरॉन की स्टोरी होती है कि जब सिस्टम में ग्लूकोज, मतलब किसी भी चीज का ग्लूकोज जो होता है वो आपका प्रिफर सोर्स होता है एनर्जी के लिए, ठीक है। प्रिफर सोर्स जो होता है ग्लूकोज होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या होता है, आपको ये भी पता है कि आपका जो लैक्टोज होता है ये क्या होता है, ये आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है, ठीक है। इसमें जो लिंकेज होता है ये आपका बीटा 1,4 लिंकेज होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर ग्लूकोज नहीं है सिस्टम में, तब वो क्या करेगा, लैक्टोज से एनर्जी निकालेगा, ताकि मतलब उसको ब्रेक करेगा और ग्लूकोज से आप वो क्या करेगा, एनर्जी निकाल लेगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे था। फिर चीजें यहाँ पे जो आपसे पूछी गई, तो आपको जो यहाँ पे ट्रेस करना है वो आपको ये ट्रेस करना है बच्चों, कि पूछा गया कब बनेगी। तो यानी कि जहां जहां पे हाई ग्लूकोज है, तो भाई जब ग्लूकोज की वैल्यू ज्यादा है तो वो क्यों लैकोपेरॉन चलाएगा, भाई कोई लैकोपेरॉन कोई बहुत अच्छी चीज थोड़े है, ठीक है। तो जब जहां जहां आपको दो ऑप्शन में हाई ग्लूकोज दिया है तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, ठीक है। फिर एक में आपको लो ग्लूकोज दिया है, तो यानी कि जब थोड़ा भी ग्लूकोज रहेगा तो वो क्यों प्रिफर करेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा नो ग्लूकोज और हाई लैक्टोज, ठीक है। तो सिस्टम में ग्लूकोज होना ही नहीं चाहिए, और भाई जब तोड़ के तुम लैक्टोज बना रहे हो तो लो लैक्टोज थोड़े हो जाएगा, भाई अगर थोड़ा बहुत ही बचा उसको क्यों तोड़ेगा, यानी कि लैक्टोज आपका ठीक ठाक अमाउंट में होना चाहिए, तब वो उसको ब्रेक करेगा, समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ से लेकर जाएंगे, और वो चीज ये लेकर जाएंगे कि लैक ओपेरॉन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जब भी आप लैक ओपेरॉन पढ़ते हैं उसी के साथ आपको एक ट्रिप ओपेरॉन भी पढ़ने को मिलेगा। इस दोनों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लैक ओपेरॉन इन्होंने 2019 में पूछा है, और जहां तक मेरा ध्यान है इन्होंने 2022 और 2021 में लैक ओपेरॉन से क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। मतलब देख लेना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शायद लैक ओपेरॉन से ये क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। तो इस वजह से आप लैक ओपेरॉन को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। बाकी नहीं भी आता है, मान लो जैसे मैंने ही आपको नहीं पढ़ा है लैक ओपेरॉन, थोड़ा बहुत भी जानते हो तो हार नहीं मानना है, क्वेश्चन वहां पे छोड़ना नहीं है, एक बार पढ़ना जरूर है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको यहाँ से लेकर जाना होगा, राइट। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जो कि थोड़ा सा इन्होंने अजीब तरीके का क्वेश्चन पूछा है, ये आपका प्लाज्मा प्रोटीन से रिलेटेड है। ये आपको एक चैप्टर होता है जो पढ़ाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन, वहां से पूछा गया कि विच प्रोटीन मूव द लीस्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सैंपल वाइल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाएगा तो कौन सा सैंपल जो है वो आपका मतलब कम दूरी पर जाएगा, मतलब वो पीछे रह जाएगा, समझ रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एक फिगर मैंने लगाया है, तो ये आपके सैंपल होते हैं, बेसिकली ये आपका एल्बुमिन होता है, और ये आपका ग्लोबुलिन होता है, ये गामा ग्लोबुलिन, ये आपकी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। बाकी एल्बुमिन क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को मेंटेन करता है, इसको याद रखिएगा। ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर के लिए होता है, और इसके अलावा ये बफर का भी कार्य करता है, बफर को भी मेंटेन करता है। ये सब जो आप पढ़ते हैं ना हिस्टडीन वगैरह, बफर को मेंटेनेंस के लिए होते हैं सिस्टम में, बाइकार्बोनेट वगैरह जो होते हैं, तो उसमें बेसिकली तो बाइकार्बोनेट आपका करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लीजिए।
बट अगर बाइकार्बोनेट नहीं है तब एल्बुमिन जो होता है वो बफर का कार्य करता है, बफर मेंटेनेंस का कार्य करता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि जब ये स्टार्ट हुआ तो गामा जो होता है वो ऊपर ही रह जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? गामा ग्लोबुलिन होगा, ठीक है? और बाकी यही जो होता है ये आपका एंटीबॉडी होता है, जो मैंने आपको 1000 बार बताया है। पूछेगा कि एंटीबॉडी क्या होता है? अल्फा, बीटा, गामा, तो ये जो होता है ये आपका गामा ग्लोबुलिन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक लेक्चर टूल्स टेक्निक के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग मैंने पढ़ाया है, इसको जाके पढ़ लीजिएगा। डीबीटी का तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और आईसीएमआर में भी पूछते हैं। तो यहाँ पे एलिक जेफरे को पूछा गया था कि इनका रिलेशन किससे है? तो इनका रिलेशन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से है। बेसिकली इनको फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं इनको, ठीक है? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब यहाँ तक बात पहुँची है तो एक चीज़, अपने भारत को ही क्यों भूल जाओगे? हम कहाँ पीछे रहने वाले हैं, ठीक है? तो भारत में अगर आपसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का फादर कहा जाएगा, कौन है? तो डॉक्टर लालजीत सिंह, ये आपको मेरे लेक्चर में भी मिल जाएगा और ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। कहाँ के हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे डॉक्टर लालजीत सिंह, ठीक है? बाद में ये बीएचयू के वाइस चांसलर भी बने थे, ठीक है? तो जाके आप इनको गूगल पे सर्च करके एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी आपको इंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं ये, आपको प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ तक बात पहुँची तो ये हमने समझ लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया, हालाँकि ये तो एंड प्रोडक्ट वाला मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद पाइरिमिडीन डाइमर फॉर्मेशन से डीएनए का डैमेज होता है, ये आपको पता है। तो ये बेसिकली आपका यूवी लाइट की वजह से होता है। थोड़ा बहुत भी अगर आप इसको पढ़े रहोगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिकली अगर नेक्स्ट टाइम पाइरिमिडीन नहीं दिया, थाइमीन का भी डाइमर पूछ लिया, तो भी क्या होगा? इसका यही आंसर होगा, ठीक है? थाइमीन का डाइमर जो होता है वो इसी से बनते हैं, मतलब यूवी लाइट के एक्सपोज़र से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको मैंने बायोसिंथेटिक्स पाथवे पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने आपको ग्लिसरॉल और लाइपोप्रोटीन, लिपिड्स, ये फैटी एसिड्स पढ़ाए थे ना, फैटी एसिड, ठीक है? तो फैटी एसिड जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यील्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी अपॉन ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी जो होता है आपको पता है पाल्मिटेट देता है, जो मैंने आपको कैलकुलेट कराया था। और कितने देता है ये आपका होमवर्क है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेट कराया था। इसके अलावा पाइरुवेट है, ग्लूकोज़ है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ-कहाँ इनका रोल होता है। तो पाल्मिटेट जो होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, आपके जो फैट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका पाल्मिटेट होगा, ठीक है? फिर इसके बाद पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए, व्हिच ऑफ दीज़ जीनोम हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लॉइडी? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लॉइडी जो होता है ये बेसिकली प्लांट्स में पाया जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये मैंने एक फिगर लगाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑफियोग्लासम है, इसका नाम है एडस टंग फर्न। इसके 1260 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं, हैप्लॉइड में 630 होता है। बाकी ये बाकी चार्ट हैं, थोड़ा बहुत मन करेगा तो पढ़ लेना। जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम है डिप्लॉइड में, ह्यूमन का याद रख लेना, ठीक है? और हाउस फ्लाई में आपको पता है 12 क्रोमोसोम होते हैं। फ्रूट फ्लाई यानी कि आपका ये शायद ड्रोसोफिला वाला है, ये 8 है, 12 है। ओनियन, मेज, राई थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मन करेगा तो याद कर लेना। बट ये जो आपका मैक्सिमम प्लाइडी जो होती है वो आपका किस में होता है? प्लांट में होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये आपका मतलब क्या बोलते हैं, अ, जब आपका जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ वहां से रिलेशन है। तो ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर हैं? तो हमारे पास जो बेस पेयर की संख्या है, देख लीजिए, हमारा जीनोम जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, लीनियर है, ठीक है? तो इसमें याद रखिएगा, आपका एस्केरिचिया कोलाई जो होता है वो सर्कुलर होता है, कोलाई का सी है और यहाँ पे सी है, जोड़ दीजिएगा। तो ये क्या है? आपका सर्कुलर है। इसके अलावा यहाँ पे जो बेस पेयर है हमारे पास, ये आपके 3.9 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर हैं, ठीक है? तो यानी कि आप इसको देखेंगे तो ये अप्रॉक्स 3 बिलियन बेस पेयर्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं, ठीक है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई कोलाई में 4.6 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा बिलियन में, ठीक है? इसके अलावा लैम्डा याद रखिएगा, 48,502 बेस पेयर होता है, ये आपका 49 किलो बेस पेयर के बराबर होता है। ये आपका डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है और 5 इंटू 170 फेज,
ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फाइ 174 याद रखिएगा, जो कि आपका सर्कुलर है 5386 बेस, ठीक है? तो ये एक चार्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, इसमें जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन का याद रखना है, एस्केरिचिया कोलाई का डीएनए याद रखना है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड केवल आपको एक ही दिख रहा है, और वो कौन-सा है आपका बैक्टीरियोफाज 174 है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। लैम्ब्डा फेज आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आपने लैम्ब्डा पढ़ा होगा, ठीक है? लैम्ब्डा आपने पढ़ा होगा, M13 पढ़ा होगा, तो ये वही लैम्ब्डा है, ठीक है? तो इसमें आपका 48,502 बेस पेयर होता है, या फिर इसको 49 किलो बेस पेयर भी बोलते हैं, एप्रॉक्स के हिसाब से, ठीक है? तो ऐसे भी आप देख सकते हो, और बाकी ये ह्यूमन का याद रखिएगा 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, ठीक है? तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है? तो हमारे जीनोम में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, बाकी कुछ और क्वेश्चंस को भी हम साथ में लाएँगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? बाकी खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी